तो मैम आपके चॉइसेस भी इतने सारे, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, तो हाउ इज़ योर फैमिली रिएक्टिंग टू इट? लाइक हाउ सपोर्टिव आर दे? बीच में एक टाइम आया था जब मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से पीछे होके और आई शुड मूव इनटू हीलिंग, क्योंकि Okay. मुझे वो सोल सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलता है। बट सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी हीलिंग में भी मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले हमें लगता था कि एडल्ट्स को ही स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बट आजकल यूथ को हो रहा है। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके जो एंगर इश्यूज़ हैं या जो आप ईगो लेकर चलते हैं उसको थोड़ा सा डाउन कर लें और थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ा दें और जजमेंट कम करें, अप्रिसिएशन ज़्यादा करें। और शायद यही वजह है कि हमारे मैम एक काफ़ी मिथ है कि लोग कहते हैं कि अगर आप पास्ट लाइफ में जाओगे तो आप वहीं रह जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो, बहुत बड़ा लॉस हो गया हो आपको, जब आपको ये आप समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर हम आए कहाँ से हैं, मैं हूँ कौन, तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड मेरे साथ भी मेरे एंड दैट टचेस हम ऊपर कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी से लेते हैं। और अपनी लोगों को इसमें एक वहम आता है कि रेकी हीलिंग मतलब आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। हम अपनी एनर्जी नहीं देते, हम उसमें आकाश से एनर्जी लेते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रेयर होती है लेके, और फिर हम जिसके जहाँ भी पेन हो रहा होता है उसको टच देते हैं। मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ वाकई जब हम जाते हैं तो हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। मतलब ये कहा जाता है ना, हर कर्म की सज़ा इस जन्म में तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, आपने जो भी कुछ किया है हम। सो मैम ये जो पास्ट लाइफ थेरेपी है, इसको कराने का क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लग जाता है इसमें? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सब लोग अपनी पास्ट लाइफ क्लियर देख नहीं पाते हैं। हाँ, वो भी क्योंकि अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं हमारी। तो पहले हम एक छोटा सा कह लें कि टेस्ट जैसा लेते हैं, दैट इज़ अराउंड 20-25 मिनट्स। आपके हम थोड़ा सा वर्क करते हैं और ये समझ पाते हैं कि आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और वॉइस एंड विजन के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी इंसान जो दिल्ली की इवेंट और ग्लैमर इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है, निधि बख्शी। फाइन आर्टिस्ट से अपनी जर्नी स्टार्ट करके निधि ने स्टेज, स्क्रीन और ब्यूटी वर्ल्ड में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। फर्स्ट इंडियन सोशल ब्यूटी क्वीन, प्राइड ऑफ दिल्ली और भी कई सारे अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स, शॉर्ट फिल्म्स जैसे चॉइस टू किल और OTT मूवीज़ जैसे चाहत और संस्कार में भी अपना टैलेंट दिखाया है। अब बात चाहे एक्टिंग की हो, सिंगिंग की हो या इन्फ्लुएंसिंग की हो, सब में इक्वली टैलेंटेड हैं। साथ ही ये अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, हीलिंग विद दीवा। उनका एक मंत्रा सिंपल है, डोंट जस्ट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। सो नाउ लेट्स हियर हर इंस्पायरिंग स्टोरी। नमस्कार मैम, वॉइस एंड विजन के मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, बिफोर स्टार्टिंग आवर पॉडकास्ट आई वुड लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। वैसे तो निधि आप ही मेरे बारे में बहुत कुछ बता चुकी हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जर्नी एज अ पेंटर स्टार्ट हुई थी और फिर मैं एक ब्यूटी पेजेंट की विनर बनी और उसके बाद बैक टू बैक मैंने 2 पेजेंट्स जीते और उसके बाद दिल्ली इवेंट इंडस्ट्री में मैं शायद आगे बढ़ती रही, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसके साथ ही साथ मुझे मौका मिला इन्फ्लुएंसर बनने का। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, तो मैंने अपना हीलिंग एक चैनल खोला यूट्यूब पे, हीलिंग विद दीवा के नाम से। और इसके साथ ही मुझे एक्टिंग का मौका मिला, तो आजकल मैं एक्टिंग में काफ़ी बिजी रहती हूँ। सो मैम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। हाउ हैज़ योर चाइल्डहुड बिन? अगर चाइल्डहुड की बात करें तो मैं बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ स्टूडेंट थी और एकेडमिक से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा इंटरेस्ट था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। और तो आज अगर मेरे कोई क्लासमेट्स मुझे मिलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि निधि तुम बोल कैसे रही हो। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ ये जान के, तो मतलब उनको शौक लग जाता है। और जो मैं कर रही हूँ एक्टिंग, हालांकि मैं एक्टिंग तब भी करती थी पर बोलती कम थी मैं स्कूल में, तो वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगता है मेरे अपने स्कूलमेट्स को। तो मुझे लगता है लाइफ में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, एक्सपोजर हमें मिलता है और तब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। तो शायद मुझे लगता है कि उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आज जो भी मैं कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। सो मैम आपके चॉइसेस भी इतने सारे, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, तो
हाउ इज योर फैमिली रिएक्टिंग टू इट, लाइक हाउ सपोर्टिव आर दे? नहीं, माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव और मुझे लगता है अगर कोई फीमेल इतना कुछ कर पा रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे उसकी फैमिली है। तो मेरे बिफोर मैरिज इट वाज माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स जो हमेशा सपोर्टिव रहे। मैं अगर अपनी जैसे कॉन्फिडेंस की बात करूं, और जब मैंने बोला कि मैं बहुत शाय थी तो मैं पेंटिंग्स ज़रूर बनाती थी, एग्जीबिशंस भी बनाती थी, लेकिन उसके बारे में जहाँ बोलना होता था तो मेरी सिस्टर मेरे बिहाफ पे बोलती थी और मुझे बोलती थी कि व्हाई डोंट यू स्पीक। तो मुझे शायद बोलना पसंद ही नहीं आता था, मुझे लगता था मैं अपना टैलेंट दिखा दूं बस मेरे लिए बहुत है। तो उसके बाद आफ्टर मैरिज आई गॉट अ वंडरफुल हस्बैंड जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आगे आज मुझे लगता है उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं हूँ। फिर बच्चे, और बच्चे भी पूरे सपोर्टिव हैं। बीच में एक टाइम आया था जब मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, मैं ग्लैमर इंडस्ट्री से पीछे होके और आई शुड मूव इनटू हीलिंग, क्योंकि मुझे वो सोल सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलता है। बट ऑन द सेम टाइम मुझे एक्टिंग के भी प्रपोजल्स आ रहे थे, तो मैंने आई डिस्कस्ड इट एट माई होम और अपने बच्चों से बोला कि मुझे लगता है मैं इस चीज़ से पीछे हट जाती हूँ, बिकॉज बहुत हो गया, मेरे अपने शायद जो शौक थे पूरे हो गए, मैंने अपना टैलेंट निकाल लिया और अब मुझे लगता है मुझे खुद पे कुछ काम करना चाहिए, अपने ऊपर करना चाहिए। So like Nidhi Bakshi is beauty with talent proven. So ma'am, how is Nidhi Bakshi from inside? Like एक पर्सनल चॉइसेस भी होते हैं इंसान के कि हाँ ये पहनना पसंद है, यहाँ घूमना पसंद है, ये करना पसंद है। सो हाउ इज निधि बख्शी इन दैट? आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड और मैं ज़्यादा जजमेंटल नहीं होती। कहीं जाती हूँ किसी भी इवेंट में, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, तो मैं ज़्यादा जज नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि कहीं कुछ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है मुझे शायद पता ही नहीं चलता। मुझे बाद में मेरे फ्रेंड्स के कॉल आएंगे कि आज वहाँ ये ठीक नहीं हुआ, तो मुझे उसका रियलाइजेशन नहीं होता। एंड दैट इज़, अगर एक इंसान पॉजिटिव होता है तो शायद वो ऐसे ही होता है। हाँ. तो मैं पॉजिटिविटी अपने साथ लेके भी चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारी जगह पॉजिटिविटी ही लाइक यू सीक पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव्स टू। यस एक्चुअली। सो मैम, आफ्टर बीइंग फेमस ऑब्वियसली, सो हाउ डू यू टेक ऑल दैट सक्सेस? अगर हम सक्सेस की बात करें तो मैं सच बताऊँ तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मैं सफलता के रास्ते पर हूँ और इस रास्ते में मैं ये ख्याल रख रही हूँ कि जो भी मेरे रास्ते में आए मैं उन्हें प्यार से रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने पाथ पर सही तरह से मूव कर रही हूँ और शायद एक दिन मैं सक्सेसफुल हूँ, बट अब भी मुझे लगता है कि आई एम वर्किंग ऑन इट। पार्ट टू सक्सेस राइट नाउ। सो मैम, अगर कोई बंदा फेमस हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग काफ़ी फेस करनी पड़ती है। इनफैक्ट आपने तो काफ़ी ट्रोलिंग भी फेस करी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। हाउ डू यू फेस इट एंड लाइक आप कैसे कर पाते हो, क्योंकि अंदर से इंसान भी काफ़ी उस टाइम टूट जाता है अगर फर्स्ट टाइम हो तो। हाँ. तो हाउ डू यू फेस इट? एक्चुअली सोशल मीडिया के आने से ट्रोलिंग ज़्यादा होने लगी। बहुत ज़्यादा। पहले न्यूज़पेपर में आता था तो हल्का फुल्का शायद पहले सेलेब्स ऐसे ले लेते होंगे, बट अभी एक नॉर्मल इंसान की भी ट्रोलिंग हो जाती है। अगर किसी ने कोई पिक्चर लगाई है तो एक नॉर्मल में भी उसको कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं। एंड मैंने भी फेस किया हुआ है और बहुत झटका लगता है, धक्का लगता है कि जब लोग आपके बारे में कुछ गलत राय बना लेते हैं। और लेकिन मैंने जो ट्रोलिंग ली ना, वो मैंने अपनी एक्टिंग से ली। एक्टिंग इन द सेंस कि इट वाज सो रियल कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजी के लिए, एक एस्ट्रोलॉजी ऐप के लिए एक्ट किया था। तो उसमें मैं एक क्रिस्टल हीलर, टैरो कार्ड हीलर मुझे बनाया गया और गेटअप मुझे ऐसे दे दिया गया जैसे आपने देखा होगा ना टैरो कार्ड के, और उसके फुल येलो ऐसे पहन के। यस। तो आईज थोड़ी बड़ी बड़ी सी करके, और वो तो उसके लिए ट्रोलिंग हुआ कि शक्ल अच्छी है तो बोलो तो अच्छा, या ये कौन सा गेटअप होता है, या एस्ट्रोलॉजर, ये टैरो कार्ड रीडर ऐसे कौन से होते हैं। बट जिन्होंने बनाया था उनका मकसद ये था कि जब आप नॉर्मली आप एक्ट करोगे तो कोई आपको नहीं देखेगा, और वो शायद वो सही भी हुआ। हाँ. क्योंकि मैंने उस चीज़ पे बोला कि नॉर्मली टैरो कार्ड जैसे नहीं होते रीडर्स, ये सब इतना गेटअप की क्या ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक वो सही थे, क्योंकि तभी वो एक्चुअली ऐप बहुत आगे चला गया। ट्रोलिंग तो मुझे मिली तो मैंने उल्टे सीधे कमेंट्स देखे अपने बारे में कि कैसे कैसे लोग लिख रहे हैं। कुछ दिन तक मुझे थोड़ा सा मैं डाउन फील करती रही, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि नहीं, वो उस कैरेक्टर को बोल रहे हैं, वो ट्रोलिंग मेरे ऊपर नहीं है। एंड दैट मीन्स कि मैं सच में एक बहुत अच्छे एक्टर हूँ। सो मैम, अगर आपके लाइफ के ऊपर कभी कोई बुक लिखी जाए तो आप उसे नेम क्या देना चाहेंगे? लाइक व्हाट वुड यू नेम योर लाइफ? मैं उसको देना चाहूँगी निधि 1,
क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ऐसे देखती हूँ कि मैं, जैसे आपको पता ही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। मेरा हर चीज़ में इक्वल इंटरेस्ट है। तो मैं फ्लावर्स को, अगर हम वन की बात करते हैं तो जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, तो मैं अलग अलग फ्लावर्स को अलग अलग अपने टैलेंट्स की तरह से लेती हूँ। अगर जंगल में पहाड़ होते हैं तो मुझे लगता है हर लाइफ में पहाड़ आते ही हैं, हर लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही हैं, तो वो मेरी लाइफ में भी हैं। और जिस तरह से नदी का पानी बहता है तो उसको मैं अपने सपोर्टर्स, अपने रिलेटिव्स जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मैं उस तरह से लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ कंबाइन करूँ तो पिक्चराइज करूँ तो मुझे लगता है निधि वन मेरी लाइफ के ऊपर जो बुक बने वो मुझे लगता है अप्रोप्रिएट होगी। वेरी प्रिटी, जेन्युइन वेरी प्रिटी। So ma'am, is there any dream that you still want to achieve? Like इतने सारे फील्ड होने के बावजूद भी, is there any dream left for you? अगर ड्रीम कहूँ तो ऐसे ड्रीम जैसा तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कोशिश कर ली लाइफ में, सब कुछ मैं करके देख चुकी हूँ। फिर भी जैसे मैंने बताया कि मेरा सोल मिशन है कि मैं लोगों को हील करूँ। तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं लोगों को इस तरह से हेल्प कर पाऊँगी, उनकी किसी प्रॉब्लम में उनका साथ दे पाऊँ, उनको सॉल्व कर पाऊँ, उनको हील कर पाऊँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक ड्रीम जैसा ही होगा। So मैम, what is your advice for the youth, upcoming youth, for a peaceful life? क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया इतना हार्म करता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबकी, तो what is your advice? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी हीलिंग में भी मैं देखती हूँ कि यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पहले हमें लगता था कि एडल्ट्स को ही स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बट आजकल यूथ को हो रहा है। और यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपके जो एंगर इश्यूज़ हैं या जो आप ईगो लेकर चलते हैं उसको थोड़ा सा डाउन कर लें और थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ा दें और जजमेंट कम करें, अप्रिसिएशन ज़्यादा करें। और शायद यही वजह है कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, सेपरेशंस इतने हो रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को ना तो रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही वो प्यार दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ को ज़रूरत है कि अपने आप को इन कनेक्शंस में स्ट्रॉन्ग करने की, अपने पॉजिटिव इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की। बस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन ये करे हमारे लिए, बट हम ना करें उनके लिए। हाँ, वो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, और कोई क्वेश्चन भी अगर होता है उनसे तो वो अपनी ईगो पर ले आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एक रिस्पेक्ट देते थे ना अपने एडल्ट्स को, वहाँ मुझे बहुत कमी लगती है कि आज की जनरेशन पता नहीं क्यों लोगों को ग्रीट करने में या उनका वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में कमी है। तो यूथ को चाहिए, और अगर अगर हम कहीं देखें तो मुझे लगता है कहीं पेरेंटिंग में भी कमी हो सकती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि वो संस्कार देंगे तभी हमारे आगे की जनरेशन हमारी इंडिया को एक अच्छा प्रूव कर पाएंगे कि हमारे इंडियंस बहुत बेहतर हैं, रिलेशनशिप से लेके हर चीज़ में जैसे पहले होते थे, एकदम संस्कारी। मैम, आपने डिवोशनल सॉन्ग्स, शॉर्ट फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करा है, तो आपके इन तीनों में से प्रेफरेंस क्या होती है? और काफ़ी ये तीनों अलग अलग बीट टाइप हो गए, अलग अलग बीट्स के हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं टू वर्क ऑन इट? जैसे बात करें शॉर्ट फिल्म की, तो उसमें बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मुझे लगता है कि मेरे को अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला, उस कैरेक्टर में पूरा घुसने का मौका नहीं मिला। फिर भी कोशिशें रहती है कि जितना जो भी चीज़ मिली है उसमें जल्दी से जल्दी आपको अपना पूरा टैलेंट दिखाना है तो मैं दिखा पाऊँ। पर मुझे जो OTT के लिए जैसे की थी सबसे चाहत में मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मैं पूरा कम्प्लीटली इनटू उस कैरेक्टर में हो गई थी। कुछ दिन मैंने उस पर वर्क भी किया, उस रोल के लिए उसको बहुत अच्छे से उस चाहत, उस कैरेक्टर को समझा। और एक्चुअली चाहत हमारी इवेंट इंडस्ट्री पे बेस्ड स्टोरी है, तो काफ़ी मतलब मैं अपने से उसको रिलेट कर पा रही थी। एक मैरिड फीमेल की ही स्टोरी थी कि कैसे वो ब्यूटी पेजेंट में जाती है, उसके बाद आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और क्या क्या लोग एडवांटेज ले सकते हैं। हाँ। कैसे एक फीमेल को इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे वो कैरेक्टर करने में मज़ा आया था, क्योंकि रिलेट कर पाई थी, और साथ में मुझे इतना टाइम मिला था कि मैं कुछ उसमें वर्क कर पाऊँ, मैं सच में फील कर पाऊँ उसको। और सॉन्ग्स में मुझे मज़ा आता है क्योंकि म्यूज़िक आपको एक एनर्जी देता है, तो मुझे भजन भी, और मैंने कुछ कवर सॉन्ग्स भी किए थे, वो भी अच्छे थे। बट एक्टिंग मेरी प्रेफरेंस हमेशा से थी और रहेगी।
ओके, सो मैम, इज़ देयर एनी फ्यूचर प्लान्स या आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? अगर आपने चाहत नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है, तो तभी आप उसको समझेंगे कि पार्ट 2 आखिर बनाया क्यों गया। और पार्ट 2 पे बहुत मेहनत हो रही है। और इसके साथ ही एक राहुल रॉय के साथ एक प्रोजेक्ट आ रहा है हमारा, एक सॉन्ग ही है वो, ड्रीम गर्ल नाम से है। अच्छा। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है। उसमें कई सारी फीमेल्स हैं और सभी का इक्वली राहुल रॉय जी के साथ सबको स्क्रीन मिला है। तो कुछ स्टोरी ऐसी है, तो जब वो आए तो आप ज़रूर देखें, वो आने ही वाला है। और इसके साथ साथ मैं एक रियलिटी शो में आने वाली हूँ। ये रिलायंस का है, अनफिल्टर्ड करके है, ज़िंदगी अनफिल्टर्ड। तो मैं उसमें एज अ कंटेस्टेंट आ रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी बिखेर पाऊँ अंदर के और कंटेस्टेंट्स में, और कुछ अच्छा कर पाऊँ और दर्शकों को कुछ पॉजिटिव भी मिलेगा मुझसे। मैम, आप इतने सारे फील्ड्स में इतना सारा वर्क कर रहे हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर प्रोफेशनल लाइफ विद योर पर्सनल लाइफ? लाइक आप अपने फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हो इतने सारे फील्ड्स में वर्क करने के बाद भी? मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको वो करना आता है तो शायद आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने भी अपना टाइम ऐसे ही मैनेज किया है। कहीं पर कोई शूट होता है तो पहले से ही बात फिक्स हो जाती है कि भाई मैं उस टाइम पर ही करूं जब मेरे बच्चे स्कूल में हैं, और मैं उतना टाइम ही वहाँ लगा कर आ पाऊँ। वीकेंड्स में कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ही दूँ और फैमिली को दूँ। तो कुछ रूल्स हमने बना रखे हैं कि 10 बजे के बाद मैं घर पे नहीं आऊँगी। इससे मेरे बहुत सारे कलीग्स को, फ्रेंड्स को कंप्लेंट रहती है कि मैं पार्टीज़ अटेंड नहीं करती। एंड उसका मेन रीज़न यही है कि मैं घर पे टाइम देना चाहती हूँ। ऑलरेडी हम बहुत बाहर जाते हैं, और अगर ऐसे देखा जाए तो एक फीमेल का शौक होता है ना, तैयार होना, सजना संवरना, ज्वेलरी पहनना, ग्लैमरस दिखना। पार्टीज़ में भी यही है। तो मेरा दिन में ही अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं पूरी फुलफिल हो जाती हूँ उन चीज़ों से, तो मुझे पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं लेट नाइट पार्टीज़ नहीं अटेंड करती। लेकिन रीज़न बिहाइंड दैट वो यही है कि मैं एक अच्छा बैलेंस बना पाऊँ अपने घर में और अपने काम में। प्रोफेशनल तो इस तरह से पर्सनल लाइफ दोनों में चल रहा है। सो मैम, आपकी एक और साइड है रेकी हीलर और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। सो आपका ये तो एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड हो गया, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक स्पिरिचुअल इंसान ग्लैमरस नहीं हो सकता। स्पिरिचुअलिटी और बीइंग रिलीजियस होने में ना डिफरेंस है। कोई धार्मिक होता है वो अलग है, और अध्यात्म में जाना अलग है। तो अध्यात्म में जो चले जाते हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑरेंज कलर के कपड़े ही पहने साधु संत बन जाएं। वो इस दुनिया में रहते हुए उस परमेश्वर से मिलने लगते हैं। ये होता है स्पिरिचुअलिटी। तो मैं एक स्पिरिचुअल इंसान ही पहले से ही थी, लेकिन इस स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया मैंने एज अ हीलर और एज अ थेरेपिस्ट बन के। और कोई भी स्पिरिचुअलिटी में आता है ना, या तो वो बचपन से ही उस तरह का होता है, और अदरवाइज़ हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत लोगों की होती है ये। और ये ज़्यादातर ऐसे होती है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया हो, बहुत बड़ा लॉस हो गया हो आपको, जब आपको ये आप समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर हम आए कहाँ से हैं, मैं हूँ कौन। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड मेरे साथ भी मेरी लाइफ में हुआ, और उसने मुझे मजबूर कर दिया ये जानने के लिए कि हम हैं कौन। ये जिस सोल की, आत्मा की बात करते हैं, क्या वाकई ये कुछ होती है, ईश्वर कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे मन में आने लगे। और तो जब मैंने अपने ऊपर वर्क किया, अपनी हीलिंग खुद की मैंने, तो जब हीलिंग करते करते मुझे ये लगा कि ये तो बहुत लोगों को ज़रूरत है। बहुत लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरह से मैं लोगों को हेल्प भी कर पाऊँगी। और इस चीज़ में मैंने खुद को आगे से बढ़ाया। वो कहीं से एक होता है ना, आपको इनर वॉइस आपकी आती है कि मुझे ये करना है। तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, और मैं करने लगी। और इसमें सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट रेकी हीलिंग में आया। रेकी हीलिंग, जैसे कि सभी जानते हैं, कि एक ऐसी हीलिंग होती है कि किसी को कोई पेन है, कोई पुराना दर्द है जो नहीं जा पा रहा है, या आपको मेडिकेशन उस वक्त उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी टच थेरेपी से उस वक्त उनका दर्द दूर कर सकते हैं। ऐसा इवेंट्स में कई बार होता है कि कोई गिर गया, या वैसे ही किसी को हेडेक हो रहा है, अब वहाँ मेडिसिन नहीं है, तो ये हीलिंग तब मेरे बहुत काम आई है। तो मैम उसे एक्यूप्रेशर भी तो कह सकते हैं, तो हीलिंग और नहीं, वो टच से ही अगर हो रहा है। हाँ, नहीं, प्रेशर देखो, एक्यूप्रेशर में आप प्रेशर्स देते हैं
लेकिन हीलिंग में आप सिर्फ अपना हाथ टच देते हैं, दैट्स इट। हाँ, एंड दैट टचेस हम ऊपर कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी से लेते हैं। और अपनी लोगों को इसमें एक वहम आता है कि रेकी हीलिंग मतलब आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं। हम अपनी एनर्जी नहीं देते, हम उसमें आकाश से एनर्जी लेते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रेयर होती है लेके, और फिर हम जिसके जहाँ भी पेन हो रहा होता है उसको टच देते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स आपकी कितनी प्योरिटी, आप अंदर से कितने प्योर हो, उतनी ही जल्दी आप हील करोगे दूसरे को। तो ये मेरा पहला इंटरेस्ट इसमें आया। और उसके बाद क्योंकि मुझे पिछले जन्मों की कहानियाँ बहुत सुनते थे, जब बचपन में ऐसे सुनते थे कि उसको अपना पिछला जन्म याद आ गया, तो ये क्यूरियोसिटी होती थी कि क्या सच में पिछला जन्म कुछ होता है, कुछ ऐसे है। फिर धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि एक्चुअली भी ऐसे होता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और आप अपनी वहाँ जाके देखते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, पास्ट लाइफ में क्या किया है, आप पास्ट लाइफ में कौन थे। इसमें एक एडिशन मैं करना चाहूँगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं तो बस सब कुछ तो लाइफ सही चल रही है, लेकिन मैं तो पास्ट लाइफ में जाके देखना चाहती हूँ कि मैं लास्ट जन्म में क्या थी, तो आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला तब। हाँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे किसी की फाइनेंशियल इशू है कि बार बार लॉस होता जाता है उनको, या कोई लाइफ में पैटर्न बना हुआ है शादी को लेके कि मैरिज हो रही है और 2 बार मैरिज हो चुकी, नहीं निभ रहा, या कोई शादी होने वाली होती है 10 बार हो चुका है और होती नहीं है शादी। वी कैन इंक्लूड हैंडीकैप्स ऑल्सो, कि हम हैंडीकैप क्यों हो गए इस जन्म में, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। सो इज इट ट्रू कि पास्ट जन्म में जो हुआ है वो इस जन्म में इफेक्ट करता ही है? हाँ, पास्ट जन्म में हुआ नहीं, पास्ट जन्म में आपने गलत क्या मतलब कर दिया, जो हुआ है हमारे साथ या हमने कुछ किया है तो उसका इफेक्ट अभी भी पड़ता है इस जन्म में हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस अब तो ले लिए। बहुत मैजिकल होता है ये कि किसी को आप लेके जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मैं कोई एक्सपीरियंस शेयर करूं कि एक हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे, दुनिया के सामने दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी एक खिंचाव है, दोनों की तरफ से ही है, दोनों पसंद तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें खिंचाव है। तो वाइफ मेरे पास आई और उन्होंने अपना पास्ट लाइफ कराया, तो हम एक बार में 3 लाइफ देखते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। पर मैं आपको एक लाइफ एक छोटा सा पोर्शन बता रही हूँ कि उन्होंने अपनी उस लाइफ में देखा कि पिछली लाइफ में कि वो गई और हस्बैंड वही दिखे उन्हें, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उस जन्म में हस्बैंड ने उनको और उनके बच्चे को मार दिया। अब हस्बैंड यही है, तो इस जन्म में उनको उनसे अलगाव फील हो रहा है। उस सोल को समझ में आ रहा है कि इसने ऐसा किया है। और इस यहाँ तक की कहानी नहीं है ये, इसमें उन्होंने देखा कि भाई वही हस्बैंड है, तो हम उसमें करते हैं कि आपसे हम उनको सॉरी मंगवाते हैं कि अब आप उन्हें माफ़ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो माफ़ी मांगने की बारी आई, माफ़ करने की, तो उन्होंने बोला मैं माफ़ नहीं करूँगी कि उसने मेरे बच्चे को ही, मुझे नहीं मेरे बच्चे को भी मारा है। तो जब माफ़ी मांगने की बारी आई तो मैंने बोला कि आप उस सोल की आइज़ में देखो। जब उन्होंने देखा तब पता चला कि वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया था वो। फिर हम थोड़ा सा और पीछे गए, मैं उनको और थोड़ा सा पीछे लेके गई, तो पता चला कि गैस उस दिन उन्हीं से खुली रह गई थी उस लाइफ में। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई उस सोल में कि जब वो किचन में आई उन्होंने जलाए तो सब कुछ जल गया। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो गई कि इस सोल ने मेरे बच्चे और मेरे को लिया। अब इस जन्म में वो फिर मिल तो गए लेकिन एक अलगाव के साथ, क्योंकि सोल्स को सच पता था, सोल को समझ में आया था। फिर जब उनको ये समझ में आया पास्ट लाइफ के बाद वो बहुत रिलैक्स्ड हो गई। और हस्बैंड की भी कोई ना कोई स्टोरी है, अभी उन्होंने मेरे से नहीं कराया, लेकिन उसका वो कहते हैं ना रिजल्ट क्या निकला कि उनके हस्बैंड जो उनसे कभी भी ठीक से बात नहीं करते थे, पहली बार उनको ऐसा लगा कि बहुत केयर करके बात कर रहे हैं। हस्बैंड दूर थे, उनका जॉब दूर था, तो 3-4 दिन बाद ही जब फ़ोन कॉल आया तो बोली पहली बार मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से कुछ केयर सा फील हुआ है और मुझे अंदर से उन पे इतनी दया आ रही है कि अभी तक मैं उनको ऐसा समझ रही थी उस सोल को, जबकि वो थी नहीं। तो ये इफेक्ट पड़ते हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो मुझे ये करने में मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा और सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं किसी की ऐसी चीज़ों को सही कर पा रहे हैं। इनफैक्ट और मुझे लगता है कि
पास्ट लाइफ वाकई जब हम जाते हैं तो हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। मतलब ये कहा जाता है ना, हर कर्म की सज़ा इस जन्म में तो देनी ही पड़ेगी। हाँ, आपने जो भी कुछ किया है, हम कह देते हैं कि भगवान ने किया है। भगवान एक्चुअली कुछ नहीं करते, हमारे सारे कर्माज ही हैं। और जब हम कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो वो कर्मा ऐसे इंस्टेंट कर्मा भी कभी कभी होता है, बट कर्मा आपको किस जन्म में आपको वापस और कैसे आए वो आपको नहीं पता होता। मैम, ये काफ़ी मिथ है कि लोग कहते हैं कि अगर आप पास्ट लाइफ में जाओगे तो आप वहीं रह जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि पास्ट लाइफ में जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ का जो तरीका होता है ना, वो हम आपके सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को जगाते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड आज अभी काम कर रहा है मेरे से, आप कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है अननोइंगली। तो हम सिर्फ ये करते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को उठा के उस जन्म तक ले जाते हैं। मतलब शरीर वहीं रहता है, बॉडी यहीं रहती है, बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस, आप जब आपका पास्ट लाइफ होता है ना, आप कॉन्शियसली, अगर मैं आपकी थेरेपी कर रही हूँ तो आप मेरी आवाज़ भी सुनेंगे और आप उस वाले अपने चल रहा है वो भी देखेंगे, में भी वहीं पर रहेंगे। ओके। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है कि पास्ट लाइफ कराते हैं तो हम वहीं रह जाते हैं, बल्कि पास्ट लाइफ कराने से अगर सच में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होती है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो कॉर्ड कटिंग्स होती हैं, आपसे सॉरी मंगवाया जाता है और आपको कोशिश की जाती है कि स्पिरिट वर्ल्ड तक जाके आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर फिर वापस यहाँ पे आएँ, तो आप एक प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। ओके। हाँ। सो मैम, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो फॉर हीलिंग एंड थेरेपी, हाउ शुड दे कांटेक्ट यू? मेरा इंस्टा हैंडल है हीलिंग विद दीवा, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह हैं जहाँ से कांटेक्ट किया जा सकता है और अपनी पास्ट लाइफ आप करा सकते हैं। सो मैम, ये जो पास्ट लाइफ थेरेपी है, इसको कराने का क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम लग जाता है इसमें? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सब लोग अपनी पास्ट लाइफ क्लियर देख नहीं पाते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी क्योंकि अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारी। तो पहले हम एक छोटा सा कह लें कि टेस्ट जैसा लेते हैं, दैट इज़ अराउंड 20-25 मिनट्स। आप पे हम थोड़ा सा वर्क करते हैं और ये समझ पाते हैं कि आप जा पाएंगे कि नहीं। अगर आप जा पाएंगे तो आपका सेशन आगे बढ़ता है, फिर एक टाइम दिया जाता है, एक टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा जो लगभग 3 घंटे का होगा, जिसमें आप अपनी 3 पास्ट लाइफ देखते हैं। और अगर आप नहीं देख पाते तब भी हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं जो करीब 15 डेज आपको करनी होती है, ताकि आप उस लेवल पे आ जाएं कि आप अपने थेरेपिस्ट को समझ पाएं और आपका सबकॉन्शियस माइंड अवेकन हो पाए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते तब भी उसका तरीका है, और देख सकते हैं तो है ही। Ma'am, it was lovely to have you here. Thank you so much for being with us. Thank you so much, and thank you so much Voice and Vision team for inviting me for this podcast, and I wish you good luck और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। Thank you, ma'am.